Hello students, I am Dr. Priyanka and we were doing the chapter, and in the today's we are doing the chapter number 9. Okay, and we have to start with the topics of sugarcane and millets and wheat. In the last section, in chapter number 9, in the food strategies and the ways of food production, we have done a huge milestone of the chapter we have covered. Now we have to start with the species. ठीक है, अभी हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में बात किया कि आपको अगर हाइब्रिड क्वालिटी का फूड चाहिए, फूड आपको जल्दी चाहिए, बिकॉज इट इज द फेज ऑफ अ ग्रोइंग पॉपुलेशन साथ में ग्रो करती जा रही है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो करती जा रही है वैसे वैसे हमारी जो डिमांड्स हैं वो भी बढ़ती जा रही है रिगार्डिंग एवरीथिंग, यू कैन से. ठीक है, रिगार्डिंग इन द फील्ड ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, जैसे मिल्क हो गया. ठीक है, ऐसे ही आपका प्रोटीनिशियस प्रोडक्ट्स हो गया, जैसे आपका एग इनटेक हो गया. ठीक है, इन द सेम मैनर हम लोगों का वीट का क्वांटिटी, राइस का क्वांटिटी, सीरियल्स, पल्सेस एंड एवरीथिंग, द क्वांटिटी हैज इंक्रीज इन सच अ पैटर्न विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड द ग्रोइंग डिमांड. सो उसको कंप्लीट करने के लिए अभी बायोलॉजी ने कुछ टेक्निकल टर्म्स, कुछ टेक्नोलॉजी लगाई, और वो टेक्नोलॉजी, वो स्ट्रैटेजीज कैसे अपनाई कि उनको पहले तो डोमेस्टिकेट किया. ठीक है, डिफरेंट फील्ड्स में, अब चाहे वो हनी की हो गई, चाहे वो एपिकल्चर किया, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इट राइट नाउ. अभी हम लोगों ने कहा कि कैसे हम लोग प्लांट्स का मैनिपुलेशन, जीन मैनिपुलेशन यू कैन से, हम लोग करते हैं, और उसके करने के बाद हम लोग एक ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं जो कि क्वालिटी वाइज भी अपग्रेडेड हो, जिसका क्वालिटी तो अपग्रेडेड हो ही, बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट हम लोगों को मिले ही मिले, बल्कि आपको उनका जो प्रोटीनिशियस इंटेक्ट है वो भी ज्यादा मिले. फॉर एग्जाम्पल, आप सुपरमार्केट जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, आप क्या देखते हैं कि बहुत सारे तरीके के चावल होते हैं. ठीक है, when you see some supermarket, when you go to some supermarket and आप अपना जब भी राइस सेक्शन में जाके देखेंगे, या कभी भी आप सीरियल्स या पल्सेस सेक्शन में जाके देखेंगे, तब आप वहां पे जाके देखिएगा कि देयर इज प्लेंटी. ठीक है, यू कैन से देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइप्स ऑफ व्हीट, राइस, दावत, बासमती, और उनका खुद का स्पेशलिट होगा. ये उन्होंने ऐसी छोले 3-4 टाइप के होंगे, ऐसे ही बहुत सारे टाइप की चीजें होंगी. सो मैं इन सारी चीजों से ये कह सकती हूँ कि द वेराइटी एंड द टाइप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द राइस एंड व्हीट इज डिफरेंट. सो अगर मैं बात करूं व्हीट एंड राइस की, ओके, अगर मैं बात करती हूँ व्हीट एंड राइस की, तो 1900 टू 2000 के टाइम में, ठीक है, 1900 टू 2000 स्पीशीज यू कैन से, यू कैन रादर से. ठीक है, ये जो स्पीशीज हैं व्हीट प्रोडक्शन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि सीबीएसई में वन वर्ड में ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं. दैट increased from 11 billion tons to 75 millions, or you can say billions. 75 मिलियन टन्स इंक्रीज हुआ है इस दशक में, यू कैन से इस दशक में इतना इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ व्हीट प्रोडक्शन हुआ. क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग डिमांड ऑल्सो. ठीक है, ऐसे ही अब आपकी एनसीईआरटी कह रही है, एक लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंटली मार्क कर रही है, जो कि वो लाइन मैं लिख देती हूं कि दैट इज द साइंटिस्ट कॉल्ड ई वॉलॉग, an international center for wheat and maize improvement at मैक्सिको में ये सेंटर है. ठीक है, ई बॉलग एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट. ये 1 मार्क्स में आ सकता है, सो इट कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क. ठीक है,
developed several varieties, लेकिन जो इनकी फेमस वेराइटीज थी इन 1963 में, ये दो वेराइटीज थी वेरी वेरी फेमस, कई बार क्वेश्चन उठ चुका है, सोनालिका एंड कल्याण सोना। जिनकी हाई यील्ड थी, हाई यील्ड वेराइटी के प्रोडक्शन हुआ था इन दोनों का। तो ये वन वर्ड में आ सकता है कि कौन सी दो वेराइटीज थी जिनका हाई यील्ड हुआ और 1963 में वो ह्यूज फेमसली हुई। ठीक है, तो एंड दीज आर resistant to microbes and diseases and very, you can say, famous introduced types, or you can say variety in इंडिया। ठीक है, RRI, that is the RRI of Philippines, that means rice research institute in Philippines। ठीक है, एंड दिस इज ताइकन में भी एक राइट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो एक वेरी फेमस फिलीपींस में है और एक ताइकन में है। ठीक है, जो कि ताइवान में मेनली है। ठीक है, नेटिव ऑफ ताइवान। ठीक है, वहां पे इंट्रोड्यूस्ड एक इंट्रोड्यूस्ड वहां से हुई थी इन 1966 में, जो कि बेटर यील्डिंग सेमी ड्रॉप वेराइटी। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो बेटर यील्डिंग सेमी ड्रॉप वेराइटी ऑफ टू, अगेन वेरी वेरी वेरी, ठीक है, दैट इज जया और रत्ना। ठीक है, जो कि डेवलप्ड हुई थी इंडिया में। ठीक है, तो इन पे बहुत मेन क्वेश्चन उठते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है, कहाँ पे है, एक फिलीपीन में है, एक ये ताइकन है जो कि ताइवान में नेटिव है, एक इसका दो वैरायटी जिसकी और 1963 में हुई थी, दैट इज सोनालिका एंड कल्याण सोना हुई थी। ठीक है, और ई बॉलॉग इज एन इंटरनेशनल सिस्टम सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट एट मैक्सिको। ठीक है, सो ये कुछ बातें थी जो इसमें है। अभी अगर मैं बात करूं शुगर केन की, तो शुगर केन हमारे इंडिया में नॉर्थ इंडिया में बेसिकली ज्यादा उगता है। ठीक है, बट नॉर्थ इंडिया का जो शुगर कंटेंट है वो पुअर यील्ड है, दैट इज नॉट अ वेरी गुड कंटेंट ऑफ शुगर विच इज produced in North India. ठीक है, so tropical canes of South India, like the tropical canes of South India, like Siccarum, Officinarum, इसका yield content of sugar is very good and high. शुगर गुड है और वेरी हाई है।
राइट. सो हाई शुगर एबिलिटी है इसकी इन शुगर केन. तो ये जो अगर हम लोगों को एक हाई क्वालिटी शुगर केन चाहिए तो साउथ इंडियन टॉपिकल केन और नॉर्थ इंडिया का ये टॉपिकल केन को हाइब्रिड कराया जाता है. ठीक है, या क्रॉस ब्रीड कराया जाता है टू गेट द गुड क्वालिटी ऑफ शुगर केन. राइट. नाउ हम लोग जरा सी बात कर लेते हैं मिलेट्स पे. ठीक है, तो हाइब्रिड मेज कौन सा है आपके पास? जोहार हो गया, बाजरा हो गया, जो कि बहुत हाई वैरायटी में ग्रोन किया जाता है इंडिया में. ग्रोन इन इंडिया. राइट. अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंस. प्लांट ब्रीडिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंस. अभी हम लोगों ने बात की हाइब्रिड्स की. हाइब्रिड्स का मतलब क्या होता है? टू गेट द बेस्ट पॉसिबल यील्ड. हम लोगों ने डिफरेंट जीन के प्लांट्स को क्रॉसब्रीड कराया टू गेट द बेस्ट एंड हाई क्वालिटी यील्ड एंड द कंटेंट ऑफ द. फॉर एग्जाम्पल हमें राइस का हाइब्रिड चाहिए था तो सोनालिका एंड हम लोगों को कल्याण सोना मिला. फिर ऐसे ही हम लोगों ने जया रत्ना के 1963 में 1966 में मिले हम लोगों को. ऐसे ही हम लोगों ने सैकरम ऑफिसरम का किया और नॉर्थ इंडिया का शुगर केन को क्रॉसब्रीड कराया तो हमें एक बेटर हाई क्वालिटी का शुगर केन कंटेंट का मिला. ठीक है. ऐसी जोहार एंड बाजरा आर टू ऑफ द स्पीशीज विच आर वेरी हाई इन क्वांटिटी एंड दे आर वेल डेवलप्ड इन इंडिया. अब हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के नेक्स्ट टॉपिक का. ये एनसीईआरटी का 9.22 प्लांट ब्रीडिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंस का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बच्चे. इस टॉपिक में हम लोग प्लांट ब्रीड के बारे में बात करेंगे. आपने एनिमल ब्रीडिंग के बारे में बात किया, हम लोगों ने एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बहुत अच्छा सा डिस्कशन किया लास्ट चैप्टर में. अब हम लोग प्लांट ब्रीडिंग के बारे में क्या डिस्कस करेंगे कि हाउ टू ब्रीड प्लांट्स. ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे सेलेक्ट करके आप प्लांट को ब्रीड कर रहे हो. अभी आप देखोगे कि प्लांट को आप कैसे ब्रीड करोगे. ठीक है, हम लोगों ने मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर्स में, जेनेटिक्स वाले चैप्टर में जो मेंडल की थ्योरी थी उसने मेंडल ने पी प्लांट का हाइब्रिडाइजेशन किया था. याद है 14 लाइन्स एंड 7 प्योर उसने हाइब्रिडाइजेशन किया था. तो अभी उसने क्या बोला कि अगर मैं बोल रही हूँ प्लांट ब्रीडिंग की, सो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. और एक अगर मैंने एक टॉपिक ले लिया डिजीज रेजिस्टेंस, दैट मीन्स कि मैं एक प्लांट की ब्रीडिंग एक ऐसे तरीके से कर रही हूँ. क्योंकि बेटे जब भी आप खेती करते हो, क्योंकि ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? खेती करना एक टाइप से फार्मिंग. ठीक है, ब्रीड करना के दैट मीन्स आपको एक स्पेसिफिक आपको एक फसल उगानी है. ठीक है, लाइक राइस हो गया, व्हीट हो गया, जौर हो गया, मेज हो गया, व्हाटएवर. ठीक है, आपको एक स्पेसिफिक उगानी है और उसको आपको एक प्रॉपरली वे में ब्रीड करना है कि जो आपका दाना हो, जो आपका प्रोडक्ट हो, जो फूड प्रोडक्शन हो, वो एक डिजीज रेजिस्टेंस हो. दैट मीन्स उसमें कोई डिजीज ना लगे. ठीक है, वो ऑटोमेटिकली उसके जीन्स को डिजीज ना लगने दे. ठीक है, तो after yield of a specific crop, बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो कि ह्यूमंस को अफेक्ट करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा. बट माइक्रोब्स डू अफेक्ट प्लांट. ठीक है, प्लांट कल्टीवेशंस और कल्टीवेशंस. ठीक है, ड्यू टू
suitable involvement of climatic conditions, right? बट आप उसको क्रॉप को डिजीज रेजिस्टेंस बनाने के चक्कर में या मेकिंग डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप लूजेस इट्स क्वालिटी कंटेंट which further indicates low quality crop or poor content of crop, right? Low quality crop and poor yield of crop. So उनके करने के लिए ऐसा ना हो कि आप क्रॉप का कंटेंट खराब कर दे, इसीलिए देयर आर सम मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप, ताकि उनका कंटेंट वैल्यू आप ना अफेक्ट करो। राइट सबसे पहले है बेटे कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक, कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक। दूसरा है म्यूटेशन ब्रीडिंग, अभी मैं अगर बोलूं कन्वेंशनल ब्रीडिंग is that method of hybridization plus selection. Various sequential steps include conventional ब्रीडिंग। अभी देखो बच्चे, अगर मैं कन्वेंशनल ब्रीडिंग की बात कर रहा हूँ तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। कन्वेंशनल ब्रीडिंग का सिंपल सीधा साधा मतलब, ठीक है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग का सीधा साधा और सिंपल मतलब है कि आप हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हो, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन तो आप कर ही रहे हो, दूसरा आप कर रहे हो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, ठीक है। आपको हाई क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो यू आर सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल, द सुपीरियर कैरेक्टर ऑफ पेरेंट, एंड आपके उन कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप आगे मूव ऑन कर रहे हो, आप आगे देख रहे हो कि कैसे, ठीक है, आप उन कैरेक्टर्स को मेन फोकस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मिल्क क्वालिटी का कंटेंट ज्यादा चाहिए तो आप जो पेरेंट है उनका सिलेक्शन ऐसे कर रहे हो कि उनका जो मिल्क खुद का प्रोटीनिशियस मिल्क का कंटेंट है वो सबसे ज्यादा हो। तो ऑब्वियसली जब आप हाइब्रिडाइजेशन कराओगे या फर्टिलाइजेशन कराओगे बिटवीन द पेरेंट तो आपको एक सुपीरियर जेन्युइन क्वालिटी ऑफ ब्रीड मिलेगा, ठीक है। तो आपने इसको कह दिया कन्वेंशनल ब्रीडिंग की, दैट मीन्स इंटेंशनल है आपका ये, आप इनको सोची समझी तरह सिलेक्शन कर रहे हो
फिर आप उनको साइंटिफिक तरीके से दोनों को पार्टनर्स को हाइब्रिडाइज करा के एक बेस्ट पॉसिबल ब्रीडिंग टेक्निक ले रही हूँ, ठीक है। अभी टेबल 9.1 जो एनसीईआरटी की गिवन है बच्चे, ये टेबल आपको याद नहीं करनी, ये आपको रोट करनी है। रोट का मतलब होता है रटनी है, ठीक है। रटने का मतलब है कि आपको बाय हार्ट रटनी है। सीबीएसई में इस टेबल 9.1 टेबल पेज नंबर मैं बता देती हूँ 174 पे जो ये टेबल है एनसीईआरटी की 174 पे 9.1 टेबल, मार्क माय वर्ड, हर साल फिल इन द ब्लैंक्स में या कंप्लीट द टेबल या कंप्लीट द सीक्वेंस में ये टेबल आती है। इस टेबल में आपको क्रॉप दे रखा है, वैरायटी दे रखी है और रेजिस्टेंस ऑफ डिजीज दे रखी है कि किस डिजीज से ये स्पेसिफिक क्रॉप रेजिस्टेंस है आफ्टर द सिलेक्शन। लाइक वीट की बात करूं तो वीट की हिमगिरी वेराइटी लीफ एंड स्ट्रीप रस्ट एंड हिल हंट से डिजीज रेजिस्टेंस है, दैट कभी भी उसके लीव्स खराब नहीं होंगे या कभी भी चितकबरी जो लीव्स हो जाती हैं वो कभी नहीं होंगी। ऐसे ही अगर मैं ब्रेसिका की बात करूं जो कि वैरायटी है पूसा स्वर्मिन और करंट रैट, दैट मीन्स व्हाइट रस्ट, जो व्हाइट कलर के दाने हो जाते हैं प्लांट पे वो कभी भी नहीं होंगे। कॉलीफ्लावर हो गया तो पूसा शुभ्रा, पूसा स्नोबॉल केवन, दिस इज द वेराइटी। यू हैव टू रोट, आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू रोट इट, रट लो, ठीक है। ये आपके एंट्रेंस में भी काम आते हैं बहुत ज्यादा। ये एंट्रेंस में भी ये टेबल ऐसे कैसे उठ के आ जाती है इन द 4 सिलेक्शंस इन द रीजनिंग एंड असर्शन क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे ही आपका काउपी एंड चिल, सो यू हैव टू लर्न एंड द रोट दिस टेबल बाय हार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे आपको कन्वेंशनल ब्रीडिंग का ऐसा कुछ बहुत बड़ा कंसेप्ट या सिक्वेंशियल स्टेप्स नहीं बोलती एनसीईआरटी, बट एनसीईआरटी जो बोल रही है कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग क्या है। कन्वेंशनल ब्रीडिंग बेसिकली एक सोची समझी समझ है जो कि साइंटिस्ट यूज कर रहे हैं एक अच्छा बेटर क्वालिटी का जीन लेने के लिए, ठीक है। लाइक अभी एक 3-4 पॉइंट्स और लिख लो कन्वेंशनल ब्रीडिंग्स पे, ताकि जब एग्जाम लिखो तब थोड़े बहुत पॉइंट्स दिमाग में रहें एंड यू कैन मेक योर ओन आंसर हेल्प विद हेल्प ऑफ दैट, ठीक है। कन्वेंशनल ब्रीडिंग इज कंस्ट्रेन्ड। अभी व्हाट आर द लिमिटेशंस विथ इट, क्योंकि अभी ऐसा तो नहीं है ना क्लासरूम में सारे बच्चे 100% वाले हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। एक क्लासरूम है, अभी क्लासरूम में आपके पास फेलियर बच्चा भी होता है, फेलियर एज सच नहीं मतलब लो बच्चा भी होता है, लाइक आपका 20% समझने वाला बच्चा भी होता है कि मैम फॉर एग्जाम्पल एक कंसेप्ट समझा रही है, किसी बच्चे को 20% समझ में आ रहा है, किसी बच्चे को 40% समझ में आ रहा है, किसी बच्चे को 50% आ रहा है और किसी बच्चे को 100% आ रहा है। अभी ऐसा नहीं होता क्लास में कि सबको जो टीचर ने पढ़ाया वो उसी टाइम समझ में आ गया। दैट मीन्स नो, the capability of every student and the ability of learning and grasping of every student is different. In the same way, there will be there are the constrained superior characters के, जब हमें चाहिए सिर्फ सब कुछ अच्छा कि अगर एक गाय है तो वो दिन के 50 लीटर तो दूध दे और उसके मिल्क का प्रोटीन क्वांटिटी 100% हो और उसमें शुगर क्वांटिटी ज्यादा हो, दैट मीन्स हम लोगों को एक ऐसा पेरेंट ढूंढना कितना आसान होगा। दैट मीन्स अगर 100 हमारे पास गायें खड़ी हैं या हम लोगों के पास 100 काउज हैं तो उसमें से ज्यादा हद मार के 2 हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। और ऑब्वियसली अगर एक बार आप फर्टिलाइजेशन करा के, सरोगेसी करा के आफ्टर उनका डिलीवरी करा रहे हो तो दैट मीन्स दैट टेक टाइम, उतने पीरियड में आप दोबारा उसके लिए, दैट मीन्स कन्वेंशनल ब्रीडिंग इज कंस्ट्रेन्ड और लिमिटेड विद द सोर्स ऑफ कंटेंट, ठीक है, बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज। बट इसका एक प्लस पॉइंट भी है बच्चे, इसका ये प्लस पॉइंट ये है कि द अवेलेबिलिटी, इसके अगर आप सुपीरियर कैरेक्टर का कोई प्रोडक्ट बना रहे हो या सुपीरियर कैरेक्टर को लेके चल रहे हो तो संभावना क्या होगी कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी है डिजीज होने की वो कम होगी इन द सुपीरियर कैरेक्टर, ठीक है। ठीक है, सो नंबर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस genes
that are present and are identified in number of various crop varieties, राइट। तो अभी हम लोग क्या करते हैं बच्चे कि फॉर एग्जाम्पल हम एक टर्म लेते हैं। अभी हम लोग एक टर्म के बारे में बात करने वाले हैं इस कन्वेंशनल ब्रीडिंग में, जिसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन, तो म्यूटेशन क्या है पहले वो देख लेते हैं। जेनेटिक वेरिएशन are created through changes in the base sequence within the genes। अभी मैं दोनों को इकट्ठा समझाऊंगी, दोनों समझ में आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोगों का एक तरीका है कन्वेंशनल ब्रीडिंग का कि हम लोगों ने 2 सुपीरियर कैरेक्टर के पेरेंट्स को लिया, ठीक है। हम लोगों ने 2 सुपीरियर कैरेक्टर के पेरेंट्स को लिया और हम लोगों ने उनको हाइब्रिड कराया, हाइब्रिडाइजेशन के लिए किया। या फिर हम लोगों ने क्या किया, उनके जीन्स को लिया, उनके जीन्स के डीएनए में इसको और मैग्नीफाई व्यू में देखो, इसको और मैग्नीफाई, एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है। इस डीएनए स्ट्रैंड के डीएनए में कुछ ना कुछ चेन होगी, ठीक है। इस चेन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देती हूँ, एक्स जेड एन ओ एन पी एस। लेटर सपोज ये है, वैसे होती दूसरी है, लेटर सपोज अभी, ठीक है। ठीक है, अभी ये वाला जो जीन है मेरा, लेटर सपोज ये वाला जो जीन है, अगर मैंने इसको Z को कर दिया N से, अगर मैंने इसको कर दिया Z से Z0 से रिप्लेस, दैट मीन्स अब इस जीन में एक किसी स्पेसिफिक डिजीज की वजह से स्पेसिफिक डिजीज से बचने के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कश्मीर में रहती हूँ, कश्मीर में मुझे क्रॉप का कल्टीवेशन करना है। मुझे पता है कि उस क्लाइमेट में ये वाला डिजीज सारी क्रॉप्स में सबसे ज्यादा रेट में होता है। तो ऑब्वियसली मैं क्या करती हूँ, ये जीन मैनिपुलेशन करूंगी। जीन मैनिपुलेशन को आप म्यूटेशन कहते हैं। उस जीन मैनिपुलेशन में आप क्या करोगे कि उनका जो जीन है, उनका जो जीन कोड है, उनका जो डीएनए कोडिंग है, लाइक उनके डीएनए कोडिंग में जो उनके डीएनए कोडिंग में एक जीन को जो कि अफेक्ट हो सकता है, ठीक है, जो कि अफेक्ट हो सकता है कि वो किस डिजीज से वेरिएंट करेगा, उसको आप रिप्लेस कर दोगे उस जीन से या उस आउटर केमिकल से या उस आउटर इंफॉर्मेशन ऑफ कोडिंग से, जिससे वो रेसिस्टिविटी क्रिएट कर सकता है। सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट अ म्यूटेंट, that's how you create a mutant gene and that's how you can go for the conventional breeding। ठीक है, अभी मैंने बताया कि the availability of superior quantity is low। So what you will do, आप बाहर टेक्निक लगाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी is a term in which you will be studying the engineering in biology, ठीक है। उसमें आप लोग ये मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स एंड म्यूटेंट क्रिएट करते हैं। सिंपल सा मतलब है कि एक जीन की कोडिंग है। फॉर एग्जांपल इसका कुछ फंक्शन है, इसका कुछ डिजीज का है कि अगर इसको डिजीज अटैक करेगा तो वो उसको फंक्शन कर जाएगा, ठीक है। अगर मैंने ये कोड ही हटा दिया तो इसको क्या कुछ फर्क पड़ेगा? कोई डिजीज होगा? इसको नहीं होगा। इन द सेम मैनर में मैंने इसको किसी और टाइप का डिजीज डाल दिया, अभी इसकी कुछ इसके कैरेक्टर्स का चेंज हो जाएंगे, इसमें से कुछ बदबू आने लग जाएगी, जिसकी वजह से
शायद इसको वो वाले टाइप का डिजीज हो ही ना, राइट। तो ऐसे ही में डिफरेंट क्रॉप्स के साथ मैनिपुलेशन करते हैं हम लोग इन साइंटिफिक मैनर, और इसको बोलते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग एंड कन्वेंशनल ब्रीडिंग। कन्वेंशनल ब्रीडिंग में आप हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन ऑफ द टू पेरेंट करते हो। म्यूटेशन ब्रीडिंग में और म्यूटेशन में आप सिंपल से उनके जेनेटिक सीक्वेंसेस को चेंज करते हो, मैनिपुलेट करते हो इन द बेस सीक्वेंस। अब अगर बेस सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तब वो पूरा कोड चेंज हो जाएगा, और पूरे कोड की वजह से उसके जनरल कैरेक्टर सेट बन जाएंगे जो हम लोगों को स्पेसिफिक कैरेक्टर सेट उसका चेंज करता है, ठीक है। और इसको आप बोलते हो म्यूटेशन ब्रीडिंग, राइट। और इसके अगर मैंने फ्यू एग्जाम्पल्स दिए तो फॉर एग्जाम्पल इनके हैं ए स्कुलेंटस, दिस इज अ स्पीशीज। दूसरा ए स्कुलेंटस ऑल्सो कॉल्ड परभनी क्रांति, परभनी क्रांति, ठीक है। दिस इज अ, ये जो प्रभनी कांति है या ए स्कुलेंटस है, ये लेडी फिंगर की एक स्पीशीज है, ठीक है। लेडी फिंगर की स्पीशीज है जिसमें कभी भी मोज़ैक वायरस के अटैक से रेजिस्टेंट है। ये आपकी में बता रखा है कि द भिंडी which can be infected by mosaic virus is now resistant from the attack of mosaic virus, ठीक है। इसी वजह से भिंडी की लो रेट यील्ड थी, पुअर यील्ड थी, but after the manipulation of genes, after the manipulation of the basic characters, we can able to come across the resistant character कि ये अपने आप को, ये क्रॉप अपने आप को मोज़ैक वायरस से बचा पाए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट्स, ठीक है। इंसेक्ट पेस्ट का भी हम लोगों ने ये माइक्रोबियल इम्यूनिटी या माइक्रोबियल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का एक सीधा सोचा समझा तरीका अपनाया कन्वेंशनल ब्रीडिंग और म्यूटेशनल ब्रीडिंग के माध्यम से। ना अगर मेरे को प्लांट ब्रीडिंग करनी है इंसेक्ट्स या पेस्ट के अटैक से बचने के लिए एंड प्लांट्स के लिए, तो आप टेबल दोबारा देखेंगे 9.2। इसको भी आपको टेबल को लर्न नहीं करना, आप इस टेबल को आपको बल्कि रोट करना है। क्या करना है? रोट करना है इस टेबल को, बाय हार्ट आपको रटनी है ये टेबल। 9.2 एनसीईआरटी का पेज नंबर है बच्चे 175, पेज नंबर 175 की बाय हार्ट ये जो टेबल है, ब्रासिका फ्लैट बीन एंड द ओकरा भिंडी, ठीक है। इसके जो स्पीशीज हैं शूट एंड फ्रूट बोरर, ये डिजीजेस हैं जिन डिजीजेस से ये रेजिस्टेंट है, इनको आपको बाय हार्ट याद करना है, ठीक है। अभी अनदर मेजर डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप इज द इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। एक तो माइक्रोब्स हो गए कि मोज़ैक वायरस हो गया या कुछ हो गया। अभी एक अनदर होते हैं कि इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड जिनके कोई फार्म हो और उन फार्म्स में आप लोग खेती वगैरह होती हो आप लोगों के फार्म्स में, यू कैन चेक एंड ट्राई कि आफ्टर द क्रॉप, ठीक है, आफ्टर द क्रॉप हैज कम टू एन एक्सटेंड और मैच्योर स्टेज, उसके बाद आप उन क्रॉप्स के साथ थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हो। उन क्रॉप्स में थोड़ा सा मैनिपुलेशन का क्या मतलब है, उन मैनिपुलेशन से क्या मतलब निकाल रहे हो कि उन क्रॉप में आप इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल पेस्टिसाइड या वीडीसाइड्स केमिकल इंड्यूस करते हो ताकि उन क्रॉप्स को इंसेक्ट्स या पेस्ट इन्फेक्ट ना कर पाए, खराब ना कर पाए। तो सेम है कि एक तो या तो यही तरीका है कि आप इंसेक्ट या केमिकल्स का यूज करें,
बट अगर आप आउटर केमिकल्स का यूज करते हैं तो ऑब्वियसली वही आपकी हो जाती है कि क्रॉप की जो क्वालिटी है, जो कंटेंट है, जो यील्ड क्वालिटी है क्रॉप की, वो खराब हो जाती है। तो उससे बचने के लिए आप दोबारा वही सारी तकनीक अपनाते हो, म्यूटेशन करते हो, उनका जीन मैनिपुलेशन करते हो, और बाय दिस मेथड ऑफ जीन मैनिपुलेशन एंड जीन corruptancy, you can able to get a good disease resistant crop and you can able to produce a good yielding crop. ठीक है। Now अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करती हूँ, दैट इज अ मेन टॉपिक जो कि एनसीईआरटी 9.2 टॉपिक में ब्रीडली एंड वास्टली समझा रही है, प्लांट ब्रीडिंग। अभी प्लांट ब्रीडिंग का आपने देखा कि किन किन से प्लांट्स को ब्रीड करना है, कैसे कैसे आपको प्लांट ब्रीड करना है। हाइब्रिडाइजेशन हो गया, कन्वेंशनल ब्रीडिंग हो गई, म्यूटेशनल ब्रीडिंग हो गई, फिर आपने म्यूटेशन पढ़ा, दैट मीन्स इट इज द प्रोसेस ऑफ जीन मैनिपुलेशन। तो अभी आप लोगों को पढ़ना है कि प्लांट ब्रीडिंग का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सीबीएसई में, और अगर आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग, दैट मीन्स यू हैव टू एक्सप्लेन इवन नॉट द मेथड but you have to maintain you have to explain everything which is you have till now आप लोग पढ़ चुके हैं प्लांट ब्रीडिंग में। अभी अगर मैं तुम लोगों से पूछने लगी कि हम लोग अभी तक क्या क्या प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ चुके हैं, तो मैम कहोगे मैम वही बातें कि मैम हम लोग प्लांट ब्रीडिंग में म्यूटेशंस पढ़ चुके हैं, हम लोग प्लांट ब्रीडिंग में कन्वेंशनल ब्रीडिंग कर चुके हैं, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स, ये सब कुछ हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर से वही सारी कहानी रिपीट होनी है प्लांट ब्रीडिंग में। बेटे ग्रीन रेवोल्यूशन का एक टाइम आया था, एंड इन दैट ग्रीन रेवोल्यूशन जो उनका टाइम आया था, उस ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे क्रॉप को बढ़ाने के लिए, फ्रूट प्रोडक्शन को शूट अप करने के लिए एक जीन्स को, सीड्स को मैनिपुलेट किया गया और बहुत ज्यादा अमाउंट में सॉइल को मिसयूज किया गया। ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स यूज हुए कि क्रॉप जल्दी और जल्दी मात्रा में ग्रो हो जाए। अभी क्रॉप तो जल्दी मात्रा में हो गई, कहते हैं ना कि कभी किसी का ज्यादा ओवर यूज कर दो तो वो बिल्कुल खराब हो जाते हैं। यही सेम केस हुआ उस टाइम पे भी कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस थोड़ा सा जो फूड अपग्रेडेशन था वो कम था, फूड रिक्वायरमेंट बढ़ चुका था, द डिमांड ऑफ फूड विल बी वेरी हाई। तो उससे बचने के लिए लिमिट, उस एक्सटेंट को पूरा करने के लिए, उस एक्सटेंट को जंप करने के लिए और कंप्लीट करने के लिए टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया हाई यील्डिंग क्रॉप को बनाने के लिए। अभी हाई यील्डिंग क्रॉप को बनाने के लिए अगर यूज किया गया, ठीक है, अगर हाई यील्डिंग क्रॉप को बनाने के लिए यूज किया गया तो प्लांट ब्रीडिंग में वही बातें आ जाते हैं कि कैसे प्लांट ब्रीड करके एक अच्छा, मैंने वही बताया था, हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोग ये सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम इतना शॉर्टेज हो गया था प्लांट्स का, क्रॉप का, कि उसके रिक्वायरमेंट को टच अप करने के लिए पूरे जितने भी लोग हैं उनको क्रॉप मिले, खाना मिले, तभी ओवर एक्सटेंसिव यूज किया गया। ठीक है, उस यूज के कारण काफी लैंड हम लोगों का बारन हो गया। उसके बाद उन पे आप क्रॉप उगा ही नहीं पाए, हम लोग क्रॉप उगा ही नहीं पाए, और वो सारा लैंड क्योंकि सॉइल हैज लॉस्ट इट्स न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद हम लोगों का अगर 75% ग्रीन रेवोल्यूशन का था, so that means now we are only left with the 45% land, then the rest of the land will become barren, right? So that means कि हम लोगों ने ओवर एक्सटेंसिव तरीकों से मिसयूज किया, और उस मिसयूज करने के चक्कर में हम लोगों ने मैनी ऑफ द लैंड हम लोगों का वेस्ट कर दिया। तो हम लोगों ने कुछ टेक्निक्स अपनाई। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। तो प्लांट ब्रीडिंग की वजह से
840 million people in the world at least can have adequate food to fulfill their requirements. So, particularly many foods are rich in proteins, ऐसे vitamin A, B, C, etc. ठीक है, so reduce ठीक है are rich in these essential nutrients जो कि प्लांट ब्रीडिंग के बाद इन क्रॉप्स में खास तौर पे ध्यान दिया गया कि इनमें हो, वरना अगर ये डाइट्स में ये सारी चीजें लैक हुई तो रिड्यूस करती है लाइफ स्पैन, ऐसी करती है रिस्क ऑफ डिजीजेस बढ़ा देती है, reduces life and risk of diseases बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए वेरी वेल मात्रा में इंक्रीज हुई है आफ्टर द प्लांट ब्रीडिंग, द इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ फूड हैज जनरेटेड which has further increased the food quality in better and in a good way, ठीक है। जिनके अंदर ये सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देखे गए, उनका खास तौर पे ध्यान रखा गया कि ये सारे फूड क्वांटिटी का जो भी हम लोग यील्ड कर रहे हैं वो ये सारा फूड न्यूट्रिएंट्स उनमें प्रेजेंट है, ठीक है। अभी हम लोग इसी टॉपिक में एक टर्म पढ़ने वाले हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइक बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन का क्या मतलब है? Biofortification is a method, or you can say a process of breeding crops with higher levels of vitamins and minerals, or higher production, you can say, or higher protein and healthier fats is the most practical, you can say, way to improve public health, राइट, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा बायोफोर्टिफिकेशन में? मेथड और प्रोसेस of breeding crops with higher levels of vitamins and minerals और higher protein and healthier fat, ठीक है, जिसकी वजह से द फूड क्वालिटी और ज्यादा इंक्रीज हो, ठीक है। न्यूट्रिशनल क्वालिटी, is undertaken, and what are the objectives of it? सबसे पहले ये इसीलिए की जाता है ताकि प्रोटीन की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। ऐसे ही ऑयल
ज्यादा ऑयल से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो ऑयल कंट्रोल रहे खाने में, ऑयल कंट्रोल एंड कंटेंट क्वालिटी ऑफ ऑयल, जैसे आप फॉर्च्यून वगैरह लेते हो ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं आजकल, ठीक है। ऐसे ही विटामिन कंटेंट खाने का, इसमें कितना खाना विटामिन कंटेंट के देखते हैं, ठीक है। एंड ऐसे ही लास्ट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो फाइबर एंड मिनरल कंटेंट को खाने का होता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों पे ऐसे ही इन 2000 में हाइब्रिड जो है बनी, इसमें दुगना ट्वाइस अमाउंट ऑफ अमाइनो कंटेंट था, अमाइनो एसिड कंटेंट था। अमाइनो एसिड एक और चीजें थी, अमाइनो एसिड, लाइसिन, ट्रिप्टोफन। ट्रिप्टोफन कहाँ प्रेजेंट होती है? ट्रिप्टोफन का क्या फंक्शन है? कंपेयर टू एग्जिस्टिंग हाइब्रिड ऑफ मिल्क, ठीक है। तो इससे वजह से यस डेफिनेटली द फूड क्वालिटी हैज डेफिनेटली इंक्रीज। ऐसे ही इसमें आयरन दे रखे हैं कि आयरन 45, ठीक है, राइस वेराइटी कंटेनिंग अदर 5 टाइम्स, उसमें प्रोटीन का मात्रा थी जो कि आयरन 45 राइस मिलते हैं। अब जैसे ये दावत मंगल रात की मंगल दाल है, जो कि एक है दावत, एक है बासमती चावल, ठीक है। ये आजकल तो पतंजलि के भी आने लग गए हैं। तो ये क्या है? बेसिकली दे आर, ये अलग अलग क्यों है चावल? तो एक है नहीं, इनमें इनका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है, न्यूट्रिएंट क्वालिटी है, वो सब में अलग अलग फोर्टिफाइड तरीके से, किसी ने उसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा रखा है, किसी ने उनमें आयरन कंटेंट ज्यादा रखा है, किसी ने फैट कंटेंट ज्यादा रखा है, किसी ने विटामिन कंटेंट ज्यादा रखा है। अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट ओपिनियंस दे हैव बैलेंस और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो रेस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका कंटेंट किसी ने कम या ज्यादा रखा है इन अ प्रोस्पेक्टिव वे, ठीक है। अभी ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो हम लोग बात करने वाले हैं, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, सिंगल सेल प्रोटीन। अभी ये सिंगल सेल प्रोटीन है क्या? सिंगल सेल प्रोटीन। अभी बच्चे सिंगल सेल प्रोटीन क्या है, जिसे आप सिंपल से SCP बोलते हो। तो सिंगल सेल प्रोटीन को ये आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे समझाऊं? हाँ, आप लोगों का मम्मा अभी क्या करती हैं, सर्दियाँ शुरू होती हैं एंड कुछ ना कुछ जो मदर्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल जिनके बच्चे हॉस्टल्स वगैरह में चले जाते हैं, तो क्या करते हैं वो कि ना उनको ना लड्डू बना के दे दिए जाते हैं। मम्मी घर पे क्या करते हैं, लड्डू बना के दे देती हैं। अभी वो जो लड्डू बना के देते हैं, उन लड्डू बना के देने का क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, आप फॉर एग्जाम्पल लंच कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप अपना इवनिंग मील कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, बट बच्चा हॉस्टल में है, तो ऑब्वियसली ही कुडंट हैव अ प्रॉपर मील, तो वो प्रॉपर मील नहीं ले पाता, जिसकी वजह से उसका कुछ ना कुछ दिन का 3 या 2-3 बार का खाना मिस हो जाता है, या 1-2 बार का खाना मिस हो जाता है। वो मिस ना हो तो मम्मा क्या करती है, या घर से एक बहुत इंडियंस की प्रथा है कि लड्डू बना के दिए जाते हैं बच्चे को। बेटे वो जो लड्डू होते हैं वो ऐसा क्या है कि वो उसमें बहुत सारा काजू बादाम के बहुत सारे मावा डाल के वो लड्डू बनाए थे, तो बच्चे को मम्मी कहती है रात को दूध के साथ खा लिया था, तुझे भूख नहीं लगती।
तो इसका क्या मतलब है कि अगर वो 2-3 टाइम का मील स्किप कर रहा है तो उसका वो एक लड्डू उसका रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो उस फुलफिल की वजह से, ठीक है, उस फुलफिल करने की वजह से ये जो मैंने कंसेप्ट लिया, हम लोगों का कंसेप्ट आ रहा है सिंगल सेल प्रोटीन का, तो यही है कि आप डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स अलग अलग मात्रा में डाल रहे हो, उन सब की वजह से एक ही न्यूट्रिएंट वैल्यू में आप ले रहे हो, उस एक ही प्रोटीन मात्रा में आप ये सारी चीजें ले रहे हो। इनसे क्या हो रहा है सिंगल सेल प्रोटीन में, इनसे क्या हो रहा है, आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को एक ही कंटेंट में आप उनको इनटेक कर रहे हो। ऐसे ही बहुत सारे कंट्रीज में आप प्रोटीन अलग से लोगे, आप फैट अलग से लोगे, तो आप एक ही प्रोटीन एंड फैट का मिक्सचर, एक ही प्रोटीन, जैसे आप कुछ खाते हो तो आपको एक टॉनिक दे देते हैं ना, मल्टीविटामिन का टॉनिक है, उसी में आपको सारे कॉन्जेंट, तो बेटे वो ही एक एक्स्ट्रा जो सिंगल सेल प्रोटीन है कि वो आप ले लो तो आपके जितना भी प्रोटीनिशियस रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा। इसकी वजह से आपको खाने वाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बच्चों में एनीमिक हो जाते हैं तो कुछ टॉनिक्स वगैरह दे दिए जाते हैं, तो ये सिंगल सेल प्रोटीन इसी टॉनिक की तरफ इशारा कर रहा है कि ऑब्वियसली खाने के बावजूद भी पॉपुलेशन में प्रोटीन की, न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको करने के लिए ये एक्स्ट्रा प्रोटीनिशियस सिरप्स बनाए हैं। ऐसी बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोटीनिशियस टॉनिक्स बना दिए गए हैं, ठीक है, जिनकी वजह से जो उनका अपटेक है, जिसमें ग्रास्पिंग है, वो हो जाए। सो इन दिस चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग, ठीक है। वी आर लेफ्ट विद वन टॉपिक, दैट इज टिश्यू कल्चर, ठीक है। टिश्यू कल्चर का क्या मतलब होता है बच्चे? टिश्यू कल्चर में होता है कि आप एक स्पेसिफिक मीडियम को एक न्यूट्रिएटिव वैल्यू में ले रहे हैं और उस न्यूट्रिएटिव वैल्यू में लेके आप डिफरेंट मीडियम्स में उसको रख रहे हैं, तो आप एक टोटल पोटेंसी ऑफ द टिश्यू चेक करें। व्हाट इज द टोटल पोटेंसी? व्हेन द सेल कैन डिवाइड और नॉट, ठीक है। टोटल पोटेंसी का क्या मतलब होता है? द एबिलिटी ऑफ सेल टू डिवाइड, ठीक है। आप डिफरेंट एक मीडियम लिया, इसमें सेल डिवाइड हो रहा है, एक मीडियम लिया, इसमें सेल डिवाइड हो रहा है। मैंने जब एक कॉन्सेप्ट बताया था एनरिच्ड एंड एनरिचमेंट, तो ये टिश्यू कल्चर उसी में आ रहा है कि आपने फॉर एग्जांपल एक पौधा उगाना है, तो आप उसको आउटसाइड एनवायरनमेंट में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, वो ग्रो कर गया और उसके बाद आपने उसको सॉइल में उगा दिया, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर इज वन ऑफ द मेथड जिससे आप प्लांट में कोई मिनरल क्वांटिटी नहीं पहुंच पा रही, तो आप उसको आउटसाइड, वो सारी मिनरल क्वांटिटी आउटसाइड एनवायरनमेंट में रखते हैं, थोड़े से सेल्स को ग्रो करते हैं, या आप ये जानते हैं कि आप उनको कैसे देंगे, तो आप ये सारी उनको जितनी भी है वो फुलफिल करा सकते हैं न्यूट्रिएंट्स के वैल्यू। So in this we have almost completed the chapter. And in the next time we're gonna start with the microbes, the chapter number 10. So till then, take care, and more stress on the tissue culture and SCP, that is single cell protein. So all the best. Thank you.